हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरम ऑल अबाउट? क्या ये ज्योमेट्री का कोई थ्योरम के जैसा है? नहीं, ये ज्योमेट्री का कोई थ्योरम के जैसा ऐसा कोई चैप्टर नहीं। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली कंटिन्यूएशन है चैप्टर ऑफ एक्सपेंशन जो हम क्लास 9 में पढ़ते हैं, जहां पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब निकालना सीखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हम ये सीखेंगे कि अगर पावर a प्लस बी टू द पावर 8 आ गया, a प्लस बी टू द पावर 15 आ गया, तो उसको किस तरह से हम लोग उसका फॉर्मूला या एक्सप्रेशन डिराइव करके उसको एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न इनफाइनाइट पावर्स। हम लोग 9 में टू द पावर 2 टू द पावर 3 तक याद कर लेते हैं, पर उससे ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ याद करते फिरेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा टेक्निक बनाया है जिससे हम कितना भी बड़ा पावर हो, वो बड़े पावर का एक्सप्रेशन को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में और कितना मजा आता है इसको करने। लेट्स कम टू बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बाइनोमियल थ्योरम? an expression of form a plus x और a minus x, यानी ये एक एक्सप्रेशन है जो a plus x या a minus x के फॉर्म में होगा, या कभी कभार a plus bx के फॉर्म में होगा। यानी समझने का बात है कि लेफ्ट साइड में हमेशा एक कांस्टेंट होगा और राइट साइड में x से रिलेटेड कोई एल्जेब्रिक टर्म होगा कंटेनिंग टू टर्म्स, और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर टू टर्म्स होंगे। इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। The formula by which any power of binomial expression can be expressed as a series, यानी जिस फॉर्मूला से कितना भी बड़ा पावर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सीरीज में, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। नाउ बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल, अगर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल है तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा? एकदम सिंपल है, a प्लस एक्स टू द पावर n। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कॉपी में। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अपने जो बचपन में लर्न किए हैं a प्लस बी टू द पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लर्न किए हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग चेक करेंगे, पहले सीखेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम क्या है, और फिर चेक करेंगे उस थ्योरम से ये सेम आंसर आता है या नहीं। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको a b नहीं लिख के मैं सिंपल लिखता हूं लेफ्ट एंड राइट, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा इजी रहे। लेफ्ट प्लस राइट होल टू द पावर n। तो इसमें कैसे करते हैं? सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट होता है लेफ्ट टू द पावर n से। कैसे स्टार्ट होता है? लेफ्ट टू द पावर n। जैसे यहाँ पर a था लेफ्ट में, तो a टू द पावर 2 से चालू हुआ a स्क्वायर से, वैसे लेफ्ट टू द पावर n प्लस nc1 लेफ्ट टू द पावर n माइनस 1 राइट टू द पावर 1। ये नेक्स्ट टर्म आ जाए। उसके बाद हो जाएगा nc2 लेफ्ट वाला टू द पावर n माइनस 2 राइट वाला टू द पावर 2। ठीक है, फिर ऐसे ही एक्सपैंड होते जाएगा nc3 लेफ्ट वाला टू द पावर n माइनस 3 राइट वाला टू द पावर 3। सर कब तक चलेगा ये? n क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लो अगर n 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 3c3 हो गया। तो जहां पर 3c3 हो गया, यानी n और ये नंबर नीचे वाला दोनों सेम हो गया, वो मेरा लास्ट डिजिट हो जाएगा। यानी मेरा लास्ट डिजिट क्या होगा? चलते चलते हम पहुंचेंगे ncn, जहां पर हम ncn में पहुंच जाएंगे लेफ्ट वाला टू द पावर 0 राइट वाला टू द पावर n। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट डिजिट हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट में अगर सॉल्व करें ना, तो हम देखेंगे NCN इज ऑलवेज 1। ये हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते समय समझे थे, तो इसमें तो कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। L टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो बचता है सिर्फ R टू द पावर n। तो हम लोग इतना बड़ा नहीं लिख के समझ सकते हैं कि स्टार्ट जो होता है वो लेफ्ट वाला टू द पावर n से स्टार्ट होता है और राइट वाला टू द पावर n पे खत्म होता है, कोई भी सीरीज कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अब देखते हैं यही वाला टेक्निक से क्या हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलो देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो नियम क्या है, सबसे पहले लेफ्ट वाला टू द पावर n यानी a टू द पावर 2, फिर nc1 यानी 2c1 लेफ्ट वाला टू द पावर n माइनस 1, लेफ्ट में a टू द पावर, सर हाँ कौन सा बोलो, सम बता रहे हैं? ठीक है। तो a लेफ्ट वाला टू द पावर n, फिर nc1 दैट इज 2c1 लेफ्ट वाला टू द पावर n माइनस 1, तो लेफ्ट में क्या है a टू द पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, फिर राइट वाला टू द पावर 1 यानी b टू द पावर 1, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा nc2 यानी 2c2 लेफ्ट वाला टू द पावर n माइनस 2, तो a टू द पावर 2 माइनस 2 b टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर 2c1 इज इक्वल टू 2, कॉम्बिनेशन में हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि nc1 इज ऑलवेज n, nc0 इज ऑलवेज 1 एंड ncn इज ऑल्सो 1, तो ये चीज हम लोग को याद होना चाहिए। तो 2c1 इज 2, फिर ये हो गया a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, फिर नेक्स्ट 2c2 हो गया 1, a टू द पावर 0 भी हो गया 1, तो बचा खाली b टू द पावर 2। तो अल्टीमेटली देखो आंसर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो चीज हम लोग फॉर्मूला से लर्न करके निकालते हैं, इस टेक्निक से भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वही चीज डिराइव हुआ है। ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम आ गए। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एक्सपैंड करते हैं चीजों को। अब एक बार चेक करते हैं a प्लस बी क्यूब क्या आता है। a प्लस बी होल क्यूब अगर ये करना है तो अब क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 से चालू होगा। अब मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूं, 3c1 लेफ्ट वाला टू द पावर 3 माइनस 1, राइट वाला टू द पावर 1, 3c2 लेफ्ट वाला टू द पावर 3 माइनस 2, राइट वाला टू द पावर 2, और लास्ट में 3c3 जब आ जाता है लास्ट टर्म हम लोग क्या करते हैं, सीधा राइट वाला टू द पावर n कर देते हैं। लास्ट वाला में क्या करते हैं, सीधा राइट वाला टू द पावर n, ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं। तो इसमें क्या आ गया, a क्यूब, 3c1 इज 3, तो 3a स्क्वायर b, 3c2 इज ऑल्सो 3, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो देखो वही चीज आ गया जो हम लोग फॉर्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला हम लोग लर्न करते हैं एक्सपेंशन में, सेम वही चीज आ गया। तो इससे ये साबित हो गया कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन एब्सोल्युटली राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सप्रेशन। ठीक है, नो कंफ्यूजन विद दिस। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चलते हैं। अब हम लोग जैसे इसको जब एक्सपैंड किए तो पावर क्या था 3, कितने टर्म्स आए थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यहां पर जब पावर था 2 तो कितने टर्म आए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि n का पावर जो भी हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स वो हमेशा एक बेसी होता है। ठीक है, n का पावर जितना भी होता है, पावर जब 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगा, पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगा, ये नियम है और ये हमेशा होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब क्या होता है, कभी कभार हम लोग को पूरा चीज एक्सपैंड नहीं करने बोलते हैं, हम लोग को बोलता है खाली कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकाल के बताओ। सपोज यही वाला एक्सप्रेशन में अगर मैं बोलूं सिर्फ मेरे को थर्ड टर्म बताओ, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मेरे को बोला है फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ a प्लस बी टू द पावर 3। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये पावर 3 है यानी इसके 4 टर्म होते हैं, तो 4 टर्म होते हैं तो मेरे से अगर थर्ड टर्म पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके 4 टर्म होते हैं, आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट दी थर्ड टर्म। अब आता है थर्ड टर्म निकालेंगे कैसे, थर्ड टर्म को हम लोग सिंबल देते हैं T3। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम लोग जो लेंगे, पावर लेंगे 3c2। ठीक है ना, देखो यहां पर भी देखो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट आ जाता है, सेकेंड टर्म में हम लोग कॉम्बिनेशन का 1 लेते हैं, थर्ड टर्म में हम लोग कॉम्बिनेशन का 2 लेते हैं, और फोर्थ टर्म में हम लोग 3c3 लेके करते हैं।
यानी जो टर्म का बात हो रहा है कॉम्बिनेशन का जो नीचे में वैल्यू है वो हमेशा एक कम लेंगे, तो कॉम्बिनेशन का वैल्यू हमेशा कम लिया जाता है एक। तो अगर मैं थर्ड टर्म पूछ रहा हूं तो चालू होगा 3C2 से, अगर मैं फोर्थ टर्म पूछ रहा हूं तो चालू होगा 3C3 से, अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछ रहा हूं तो चालू होगा 3C0 से। तो 3C0 होता है इसलिए हम डायरेक्टली ये लेफ्ट वाला टू द पावर n लिख देते हैं, ठीक है। तो थर्ड टर्म पूछ रहा है तो चालू किससे होगा 3C2, फिर क्या होगा लेफ्ट वाला टू द पावर 3 - 2 एंड राइट वाला टू द पावर 2। यानी इसका फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है TR+1, जो टर्म है उसको हम लोग R+1 बोलते हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं NCR A टू द पावर n - R B टू द पावर R, ये फॉर्मूला है। तो जो टर्म होता है उसको हम लोग R+1 लिखते हैं। तो सपोज अगर मैं दिया नेक्स्ट टाइम अगर मेरा क्वेश्चन रहा a + b टू द पावर 7 का फिफ्थ टर्म निकालो, तो फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे T4+1, हमेशा लिखेंगे 4+1। तब क्या हो गया मेरा r का वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो गया, तो लिखेंगे कैसे 7C4, ठीक है। फिफ्थ टर्म था तो 4 लिखेंगे, हमेशा एक कम लिखते हैं। यहाँ पर भी T4+1 लिखे तो आइडिया हो गया कि r का वैल्यू 4 है, तो 7C4 लेफ्ट वाला टू द पावर 7 - 4 दैट इज 3, राइट वाला टू द पावर 4। आंसर कितना आएगा 7C4। 7C4 कैसे कैलकुलेट करते हैं 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1 a³ b4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 कटा 3 2 जा 6 कटा 2 2 कट गया, तो बचा कितना 35, तो 35 a³ b4, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया? तो कोई भी बीच का टर्म अगर निकालने बोले तो इस तरह से वो निकाला जाता है। अब आता है कि सर ये तो आप जितना भी एग्जांपल लिए सब में बीच में प्लस था, क्या किसी में बीच में माइनस आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो सर कैसे करेंगे? सपोज अगर मैं बोल दिया a - b, ठीक है, इसका क्यूब को एक्सपेंड करो, एक्सपेंड पूरा शुरू से एक्सपेंड करना, तो इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे? इसको हम लोग ट्रीट करेंगे a + - b उसका क्यूब, यानी लेफ्ट वाला मेरे लिए लेफ्ट वाला का वैल्यू हो गया a, राइट वाला का वैल्यू हो गया -b, ऐसे ट्रीट करेंगे। और फिर जैसे लगाते हैं फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा a टू द पावर 3 प्लस 3C1 a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 1, फिर 3C2 a टू द पावर 3 - 2 दैट इज 1 माइनस b टू द पावर 2, फिर 3C3 आ गया, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं राइट वाला टू द पावर n, यानी -b का क्यूब। तो अब क्या हुआ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्वेश्चन माइनस में था, मैंने वही टेक्निक से माइनस वाले को भी किया, खाली राइट में जो नंबर है उसका वैल्यू मैंने -b ले लिया, यानी मैंने क्वेश्चन माइनस वाले क्वेश्चन को भी प्लस के पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया, खाली राइट वाले का वैल्यू ले लिया -b। अब क्या होगा -b में जब ऑड पावर होगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा आंसर माइनस में आएगा, जब इवन पावर होगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा आंसर प्लस में आ जाएगा। जैसे यहां देखो a³ 3C1 हो जाएगा मेरा 3a² और ये हो गया -b, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा a³ - 3a²b, तो ऑटोमेटिकली ये टर्म माइनस में चला गया। मेरे को पहले से कुछ नहीं सोचना है कौन माइनस होगा कौन प्लस, कैलकुलेट करके अपने आप जिसको माइनस होगा माइनस हो जाएगा, जिसको प्लस होना होगा प्लस हो जाएगा। 3C2 भी 3 होता है, 3a - b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो वो b² हो गया, सॉरी a के स्क्वायर 3ab², ठीक है। फिर प्लस -b का क्यूब करेंगे तो -b आएगा, मतलब -b³, तो प्लस 3ab² -b³, तो अल्टीमेटली मेरा ये आंसर आ गया a³ - 3a²b प्लस 3ab² -b³। तो मैंने पहले से कुछ नहीं सोचा था कि किसको माइनस लाना है किसको प्लस, मैंने अपने सिस्टम में उसको डाला, कैलकुलेट करके जिसको माइनस आना था वो अपने आप माइनस आया, जिसको प्लस आना था वो अपने आप प्लस, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जब भी माइनस वाला क्वेश्चन होगा ये टेक्निक हम लोग लगा के सॉल्व करेंगे।
क्लियर? अब देखो क्या करते हैं, फिर आता है कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या होता है? सपोज मेरा पावर में है 10, तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक बेस ही आता है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग यहाँ पर सिंबल लेते हैं m, विच इज ऑलवेज n+1। तो जब n का वैल्यू 10 है तो m का वैल्यू कितना होगा? 11। अब बोल रहा है अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो उसका मिडिल टर्म बताओ। तो मिडिल टर्म क्या होता है? पहला केस में इफ m इज इक्वल टू ऑड, अगर m का वैल्यू ऑड है, जैसे यहां पर ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म हो जाता है m+1/2th टर्म। तो यहां पर कैसे हो जाएगा? 11+1/2th टर्म, दैट इज 6th टर्म। ठीक है, पहला केस। और इफ m इज इवन, ठीक है, अगर m का वैल्यू इवन होता है तो वी विल गेट 2 मिडिल टर्म्स। तो हम लोग को कितना मिडिल टर्म मिलेगा? 2 मिडिल टर्म्स मिलेगा। ये भी एक मिडिल टर्म, ये भी एक मिडिल टर्म। कैसे आएगा? पहला मिडिल टर्म हम लोग को मिलेगा m/2th टर्म, और दूसरा मेरे को मिलेगा m/2+1th टर्म, यानी उसके बाद वाला। तो मान लो n का वैल्यू 11 है, तो इस बार m कितना होगा? 12 होगा, यानी इस बार m हम लोग का हो गया इवन। तो m अगर इवन है तो मेरे को दो ठो मिडिल टर्म मिलेगा, एक 12/2 दैट इज 6th टर्म, और 6th के बाद वाला यानी 7th टर्म। तो आई विल गेट 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो एक हो गया मेरा 6th टर्म, एक हो गया मेरा 7th टर्म। तो दो बार मेरे को आंसर निकालना पड़ेगा। सर ये 6th टर्म का क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, देखो, अगर मान लो क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है a+1/x⁻10, अब बोल रहा है इसका मिडिल टर्म बताओ। तो हम लोग को ऑब्वियसली पता है कि n इज 10, तो m हो जाएगा 11। तो मिडिल टर्म हो जाएगा मेरा 11+1/2 दैट इज 6th टर्म। अब बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 6th टर्म। तो 6th टर्म मतलब t6, t6 का मतलब हो गया t5+1, अभी जैसे सिखाए थे। ठीक है, अब 5+1 क्या हो जाएगा? 10c5, लेफ्ट वाला टू द पावर 10-5 दैट इज 5, और राइट वाला टू द पावर 5। तो 10c5 कैलकुलेट कर लो कितना आता है, जो भी आना होगा आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते कितना आता है 10c5। 10c5 आ गया 252 a टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर -5। हम x टू द पावर -5 लिख सकते हैं, या x को नीचे में x टू द पावर 5 लिख सकते हैं, दोनों चीज पॉसिबल। तो इस तरह से क्या होगा, मेरे को मिडिल टर्म निकालने के लिए वो लोग बोल सकता है कि मिडिल टर्म निकाल के दिखाओ। तो मिडिल टर्म इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी का भी मिडिल टर्म बोले, अपना टेक्निक वही रहेगा। और वही अगर यहाँ पर पावर मेरा 10 के बदले 11 होता, अगर यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन होता a+1/x⁻11, तो n होता 11 यानी m होता 12, तो मेरा दो मिडिल टर्म आता 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो 6th टर्म तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जैसे यहाँ पर निकाले वैसे ही निकलेगा। ठीक है, सेम, नो नॉट एट ऑल, भूल से भी बोल मत देना। यहाँ पर n का वैल्यू 10 था, यहाँ पर n का वैल्यू 11 है, सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत जन ये गलती कर देता है, सेम आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन भले ही सेम है, पावर अलग है। तो t6 इस बार आ जाएगा 11c5 a टू द पावर 6 b टू द पावर 5। ये आ गया मेरा 6th टर्म। ठीक है, b, सॉरी मैंने b लिख दिया, 1/x टू द पावर 5। और t7 फिर निकालना पड़ेगा, वो आएगा 11c6, हमेशा एक कम, 6 था तो 5, 7 है तो 6, a टू द पावर 5 1/x टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो दो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेरा दो आंसर आएगा। एवरेज मत कर देना सर, हम इन दोनों का आंसर का एवरेज कर दे, नहीं, एवरेज करने कौन बोला है? अपने को बोला है मिडिल टर्म निकालो, दोनों का मिडिल टर्म, इसका दो तो मिडिल टर्म निकलेगा, दोनों का आंसर निकाल के छोड़ देंगे। कोई एवरेज अपना बुद्धि कुछ नहीं लगाना है। ठीक है,
जब पावर इवन होगा तो एक मिडिल टर्म आएगा, जब पावर ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म आएगा। कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैंने समझा दी। क्लियर, प्रोसेस इज डन। यहां पर से एक बार नोट से भी पढ़ लेते हैं और एक बार क्लियर हो जाएगा। देखो, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन n a plus x to the power n. So when power is n, number of terms m is always n plus 1. तो अगर m is odd, m अगर odd है तो मिडिल टर्म हो जाएगा m plus 1 by 2th टर्म, और m अगर इवन है तो मिडिल टर्म हो जाएगा m by 2th टर्म, एंड प्लस नहीं, एंड दो तो निकलेगा m by 2 plus 1th टर्म, यानी उसके बाद वाला आधा और उसके बाद वाला। क्लियर। और अगर कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो हम लोग को पता है एनसीआर हमेशा लेंगे tr plus 1 के पैटर्न में लेंगे, तो एनसीआर a to the power n minus r x to the power r, यानी लेफ्ट वाला टू द पावर n minus r, राइट वाला टू द पावर r। दिस इज द सिस्टम। इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं। डन। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x plus 1 by x to the power 5। तो हम लोग को एकदम इजी सवाल पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, पावर कितना है 5। हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज 1 मोर देन द पावर। तो अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 6। दैट्स इट, काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन में सिंपली एक्सपैंड करना है, 2x plus 1 by x to the power 5 को एक्सपैंड कर दो। तो जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं उसमें अप्लाई कर देंगे, एक्सपैंड करके एक बड़ा सा एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाला टू दी पावर n से चालू करेंगे, फिर 5c1 लेफ्ट वाला टू दी पावर 5 minus 1 4, राइट वाला टू दी पावर 1, फिर 5c2 लेफ्ट वाला टू दी पावर 5 minus 2 दैट इज 3, राइट वाला टू दी पावर 2, फिर 5c3 लेफ्ट वाला टू दी पावर 2, राइट वाला टू दी पावर 3, फिर 5c4 लेफ्ट वाला टू दी पावर 5 minus 4 दैट इज 1, राइट वाला टू दी पावर 4, एंड लास्ट 5c5 आ गया। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जब 5c5 आ गया मतलब हम डायरेक्टली राइट वाला टू दी पावर n लिख सकते हैं, और फिर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते चले जाएंगे। आई विल गेट दिस एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक वैरायटी। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, राइट डाउन द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x plus 1 by x to the power 8। तो पावर 8 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नॉट होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 9 है तो ऑब्वियसली हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म मतलब t4। t4 को कैसे लिखेंगे, 3 plus 1, ताकि मेरे को याद रहे कि मेरे को r का वैल्यू 3 लेना है। फिर क्या करेंगे, NCR यानी 8c3, फिर लेफ्ट वाला टू दी पावर 8 minus 3 दैट इज 5, राइट वाला टू दी पावर 3। ठीक है, तो x to the power 5 1 by x to the power 3, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ x to the power 5 है, ये नीचे में 3 है, कट के x to the power 2 हो जाएगा, 56x स्क्वायर आ गया। फिर है सेकंड क्वेश्चन, देखो माइनस वाला। अभी माइनस वाला मैंने सिखाया था टेक्निक, सेम वही टेक्निक। पावर में 7 है तो 8 टर्म आएगा, पर मेरे को तो 6 टर्म निकालना है। t6 का मतलब 5 plus 1, तो 7c5 लेफ्ट वाला टू दी पावर 7 minus 5 दैट इज 2 इनटू राइट वाला टू दी पावर 5। राइट में क्या है, -1 by x स्क्वायर टू दी पावर 5। इसको सॉल्व किए, 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर है नीचे में 5 के साथ हो गया -1 by x टू दी पावर 10। तो इन दोनों को काटेंगे तो नीचे में x टू दी पावर 8 आ जाएगा। तो 21 into 4 into -1 यानी -84 by x टू दी पावर 8। ठीक है, इस तरह से ये सब टर्म्स निकालते हैं। तो ये 3 वैरायटी ऑलरेडी हम लोग किए। फिर आ जाता है मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने अभी सिखाया। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x plus 1 by x to the power 12। तो अगर पावर 12 है यानी m नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 13। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 13 है तो मिडिल टर्म क्या आएगा, 13 plus 1 by 2 दैट इज 7th टर्म। तो t7 निकाल लेंगे। t7 का मतलब r का वैल्यू 6 लेना है, तो 12c6 लेफ्ट वाला टू दी पावर 12 minus 6, राइट वाला टू दी पावर 6। सॉल्व कर दिए क्योंकि ये x कट गया, सिर्फ 12c6 बचा, जिसको सॉल्व करके 924 आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या दिया है, n का वैल्यू 11 है तो m हो गया 12। तो m जब इवन होता है तो दो मिडिल टर्म निकलता है,
एक हो गया 12/2 दैट इज 6th टर्म, एक हो गया उसके बाद वाला दैट इज 7th टर्म। तो T6 और T7 जैसे निकालते हैं निकाल देंगे, दैट्स डन। तो ये भी एक वैरायटी कंप्लीट। अब ये जो 5th वैरायटी है ऐसा हमने अभी तक नहीं किया, ये हम लोग फर्स्ट टाइम करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या बोल रहा है पहला पार्ट में, फाइंड द टर्म containing x to the power 10 in the expansion of x square minus 2 whole to the power 11। यानी यहां बोल रहा है कि ये जो एक्सपेंशन है x स्क्वायर माइनस 2 होल टू द पावर 11, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो कोई ऐसा एक टर्म होगा जिसमें x टू द पावर 10 आएगा। बोल रहे कौन सा वो टर्म होगा मेरे को ये बताओ। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, टेक्निक समझ लो। लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन x टू द पावर 10। हम लोग क्या करेंगे, लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन x टू द पावर 10। देन r प्लस 1th टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं यहां करके दिखाता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल टू द पावर 11। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल टू द पावर 11 है। हम लोग निकाल रहे हैं टी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11CR, ठीक है। लेफ्ट वाला टू द पावर 11 माइनस आर जो अपना पैटर्न है, इनटू राइट वाला टू द पावर आर। यही फॉर्मूला होता है NCR, लेफ्ट वाला टू द पावर 11 माइनस आर, राइट में क्या है माइनस 2 टू द पावर आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको x को अलग एक तरफ कर लो, x टू द पावर 22 माइनस 2r है, 2 इंटू 11 2 इंटू r, 22 माइनस 2r, और ये हो गया माइनस 2 टू द पावर r। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x का पावर 10 आना चाहिए, which term contain x to the power 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x to the power 22 minus 2r should be equal to x to the power 10। बोला है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू 10 आना चाहिए पावर में, तो यानी x को अगर हम काट दें तो 12 is equal to 2r, तो r का वैल्यू आ गया 6। हम लोग कौन से टर्म को माने थे, लेट द टर्म बी tr plus 1, यानी r plus 1 का मतलब हो गया 7th टर्म। तो हम लोग का आ गया आंसर 7th टर्म कंटेन x to the power 10। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7th टर्म जो है वो x टू द पावर 10 कंटेन करता है। अपने को यही पूछा था, which term contain x to the power 10 in the expansion। अब फर्दर पूछ रहा है also find coefficient of x to the power 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो हम लोग पूरा एक सॉल्व करते हुए प्रोसेस में थे, यहां r का वैल्यू आ गया 7, तो हम लोग सॉल्व करेंगे 11C7 x टू द पावर, सॉरी r का वैल्यू 6 आया था, 7 नहीं, माय मिस्टेक, r का वैल्यू 6 आया था। तो यहां जब पुट करेंगे तो 11C6 x टू द पावर 10 इंटू माइनस 2 टू द पावर 6। तो 11C6 का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आएगा 462, और 462 माइनस 2 टू द पावर 6 करेंगे तो आएगा प्लस 64 इंटू एक्स टू द पावर 10। तो अब 462 इंटू 64 अगर मैं करूं तो आ जाएगा 29568। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 29568 इंटू एक्स टू द पावर 10, यानी मेरा फाइनल आंसर, इसको सॉल्व करके मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब मेरे से पूछा गया है कि x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट बताओ। कोएफिशिएंट मतलब x टू द पावर 10 को अगर मैं यहां से हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 29568। तो यही x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट का मतलब ही ये होता है कि अगर उसको हटा दूं तो क्या बचेगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 5x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कौन है 5, 5 का कोएफिशिएंट कौन है x टू द पावर 4, ठीक है। यानी जैसे a और b अगर पार्टनर है तो a का पार्टनर कौन है b, b का पार्टनर कौन है a। वैसे ही 5x टू द पावर 4 में
x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है 5, 5 का कोएफिशिएंट है x टू द पावर 4, तो वैसे ही यहाँ पर भी कोएफिशिएंट निकाल दी। तो जनरली ऐसा दो क्वेश्चन पूछता है, पहले बोलेगा विच टर्म कंटेन्स x टू द पावर 10, फिर पूछेगा कि इस टर्म में x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या है वो बताओ। तो पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर ऑटोमेटिकली हम लोग को कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। नाउ सर इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ x का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे यहां पर बोला था फाइंड द टर्म विच कंटेन्स x टू द पावर 10, यहां पूछना चाहता है फाइंड द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 नहीं बोल के वो लोग घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है और बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब ही होता है x टू द पावर 0। अब हम लोग जैसे x टू द पावर 10 के लिए सॉल्व किए थे वैसे ही इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, लेट r प्लस 1th टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो tr प्लस 1 इज 20cr। इक्वेशन क्या था देख लो, क्वेश्चन चेंज था, x प्लस 1 बाई x टू द पावर 20 था। तो 20cr लेफ्ट वाला टू द पावर 20 माइनस r, राइट वाला टू द पावर r। तो सारे x को हमने एक तरफ कर दिया, एक 3 बना दिया x का, 20cr x टू द पावर आ गया 20 यहाँ पर, और यहाँ पर भी r था, यहाँ पर भी आ जाता है x टू द पावर माइनस r। तो x टू द पावर 20 माइनस r था, तो 20 माइनस r का मतलब x टू द पावर 20 डिवाइड बाई x टू द पावर r, इंडिसेस रूल। a टू द पावर m माइनस n होता है तो क्या करते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, वैसे x टू द पावर 20 बाई x टू द पावर r, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 बाई x टू द पावर r है। तो ये हो गया 20cr x टू द पावर 20 इंटू 1 बाई x टू द पावर 2r, यानी x टू द पावर माइनस 2r। तो अगर इन दोनों को बेस सेम पावर ऐड कर दे वाला कंसेप्ट में जाए तो 20cr x टू द पावर 20 माइनस 2r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया x टू द पावर 20 माइनस 2r शुड बी इक्वल्स टू x टू द पावर 0। तो r का वैल्यू आ गया 10। सो 11th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि हम लोग r प्लस 1th टर्म लिए थे, तो r अगर 10 आया तो 11th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला सम कैसे करते हैं, क्लियर। तो जब x टू द पावर 10 दिया था तो x टू द पावर 10 लेके किए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है x टू द पावर 0 लेके करना पड़ेगा। चलो अब एक और वैरायटी देखते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जैसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.02 टू द पावर 8 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर अपने को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक में आंसर निकाल दो। तो इसको एक्सपैंड जब करेंगे 1.02 टू द पावर 8, तो हम लोग को लेफ्ट और राइट दो चीज चाहिए, तो लेफ्ट में कर देंगे 1, राइट में कर देंगे प्लस 0.02। अब फिर जैसे एक्सपेंशन के फॉर्मूला में डालते हैं और सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहला वाला आ जाता है लेफ्ट वाला टू द पावर n, यानी 1 टू द पावर 8 विच इज आल्सो 1, फिर nc1 लेफ्ट वाला टू द पावर 8 माइनस 1, 8c1 लेफ्ट वाला टू द पावर 8 माइनस 1। तो लेफ्ट में क्योंकि 1 है, उसका कुछ भी पावर आए हम उसको डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने 1 टू द पावर 7 को लिखा ही नहीं, सीधा राइट वाला टू द पावर 1, राइट वाला टू द पावर 1 में लिख दिया 0.02। फिर 8c2 लेफ्ट वाला टू द पावर 8 माइनस 2 दैट इज 6, राइट वाला टू द पावर 2। फिर 8c3 लेफ्ट वाला टू द पावर 8 माइनस 3 5, राइट वाला टू द पावर 3। ऐसे करके हम सीधा 8c8 तक जा सकते थे, पर हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा जाने का। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मैंने जब शुरू का ये 4 टर्म्स को सॉल्व किया, उसी में मैं देख सकता हूं कि आई एम गेटिंग एन आंसर अराउंड 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और मेरे को चाहिए अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इस 6 को जब मैं राउंड फिगर में करूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट 1.17, जो कि करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। और मैं आगे बढ़ता तो और ये 0.000 कुछ आते जाता विच वाज नल एंड वॉइड, जिसका कोई जरूरत नहीं था मुझे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। मैं यहीं पर 4 टर्म्स को लेके मेरे को आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन आता है सर हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे?
तो अब एग्जाम में देखो जनरली ऐसे करना चाहिए, पर अपने स्कूल के टीचर से एक बार कंफर्म कर लेंगे वो क्या चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं नहीं मेरे को तो पूरा 8 चाहिए, पूरा सॉल्व करो और फिर निकालो, तो फिर करना पड़ेगा। पर जनरली कॉमन सेंस और स्मार्ट सेंस यही बोलता है कि अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मेरे को क्वेश्चन में बोला है और शुरू का 4-5 टर्म को सॉल्व करके ऑलरेडी मैं 6 प्लेसेस तक पहुंच चुका हूं, तो मेरे को आगे चल के कोई मतलब नहीं। स्टिल यू कंसल्ट योर स्कूल टीचर, वो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा करना होगा। नेक्स्ट में वैसे ही है, यहाँ एक 1 से बड़ा नंबर लिए, यहाँ पर 1 से छोटा नंबर लिए, तो ये 1 माइनस 0.01 हो जाएगा, तो ये माइनस वाला सम हो जाएगा। तो जैसे माइनस वाला अपने करते आए हैं वैसे ही करेंगे, राइट वाला का वैल्यू माइनस 0.01 लेके पावर में करते जाएंगे, जिसको प्लस आना होगा प्लस आ जाएगा, जिसको माइनस आना होगा आ जाएगा। सॉल्व किए, शुरू का 4 टर्म को लिए, वही मेरे को करेक्ट टू 4 प्लेसेस, 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ गया। पूछा है 4 प्लेसेस तक, 6 प्लेसेस यहीं पर आ गया, तो मेरे को आगे सॉल्व करना जरूरी नहीं लगा, तो मैंने यहीं पर रोक के इसको 4 प्लेसेस में आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम, जिसका पावर एक होल नंबर होता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसका पावर फ्रैक्शन होता है। अब अगर पावर में फ्रैक्शन हो तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है पावर में अगर फ्रैक्शन हो तो कैसे सॉल्व किया जाए। बाइनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल और नेगेटिव इंडेक्स व्हेन पावर ऑफ n इज ईदर नेगेटिव या इन फ्रैक्शन। तो देखो यहां दिखाने के लिए तो ये फॉर्मूला हम लोग को ऐसे सिखाया है, पर क्या है ना, अपने को जरूरत नहीं है, अपने यही वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे ना तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो किया है ये कुछ अलग चीज नहीं है, मैं कंपेयर करके दिखाता हूं तुम लोग को। ये लोग ऐसे लिख के दिया है 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस nx लिखा, फिर लिखा n माइनस 1/2 x टू द पावर 2 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको अपने कॉम्बिनेशन वाले टेक्निक से करूं तो भी मैं यही आंसर पे आऊंगा। देखो पहले तो 1 टू द पावर n आ जाएगा, फिर nc1 1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1, ठीक है। फिर आ जाऊंगा मैं nc2 1 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2, उसमें और प्लस ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो nx प्लस nc2 क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मैंने कॉम्बिनेशन वाले टेक्निक से भी जब मैंने सॉल्व किया तो यही फॉर्मूला मिला जो ये लोग अलग से मेरे को लिख के दिया। तो यानी मेरे को कोई टेक्निक में बदलाव करने का जरूरत नहीं है, हम वही एक्सपेंशन वाला टेक्निक जो कॉम्बिनेशन वाला हम लोग सीखे हैं उसी का अप्लाई करेंगे तो भी हम इसी फॉर्मूला पे पहुंचेंगे। तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस फॉर्मूला, तो हम लोग अपना टेक्निक में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये सीख जाओ। अपने को बोला है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 माइनस 2x टू द पावर माइनस हाफ। तो फोर्थ टर्म यानी 3 प्लस 1। अब ये लोग इस टेक्निक से ये लोग कैसे निकाला है, हम लोग देखते हैं क्या हम लोग के टेक्निक से निकालेंगे तो भी यही आंसर आता है कि नहीं। अगर आता है तो वेरी गुड। क्वेश्चन है 1 माइनस 2x होल टू द पावर हाफ, 1 माइनस 2x होल टू द पावर माइनस हाफ। और कौन सा टर्म निकालने बोल रहा है, हम लोग को निकालने बोल रहा है फोर्थ टर्म। तो t4 का मतलब हो गया t3 प्लस 1, यानी हो गया nc3, लेफ्ट वाला टू द पावर n माइनस 3, राइट वाला टू द पावर 3, हम लोग का टेक्निक के हिसाब से। अब यही टेक्निक को इसमें अप्लाई करते हैं, तो माइनस हाफ c3 लेफ्ट वाला यानी 1 टू द पावर माइनस हाफ माइनस 3, राइट वाला यानी माइनस 2x टू द पावर 3। तो माइनस हाफ c3 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस 3/2 माइनस 5/2, ठीक है।
क्लियर? NC3 देख लो, NC3 जब करते हैं तो क्या होता है, n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यही आता है। 3 कदम पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल करते हैं, तो वही चीज हम लोग किए, डिवाइड बाई 6। ये 1 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटू -2x का क्यूब, यानी बोलने का मतलब -2 का क्यूब हो गया -8x क्यूब। अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 5 15 और 3 तो नेगेटिव है, विल गेट -15 बाई 8 इंटू -8x क्यूब होल डिवाइड बाई 6। तो ये 8 कट गया और माइनस माइनस बन गया प्लस, तो अल्टीमेटली 15x क्यूब बाई 6। तो अब 3 से काटेंगे तो 5/2, तो 5x क्यूब बाई 2। देखते हैं, ठीक है, यहाँ भी सॉल्व करके अल्टीमेटली वही आया 5x क्यूब। अब यहाँ क्या आया था, 5x क्यूब बाई 2। देखो सेम आंसर आया जो वहां पर आया था उस टेक्निक को, वही चीज हम लोग अपना कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक से जो सीखे हैं उसको अप्लाई किए, बिल्कुल वही चीज आया। ठीक है, तो हम लोग को अपने टेक्निक में कोई चेंज नहीं करना है, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव हो, हम लोग जैसे सीखे हैं NC3 लेके सॉल्व करना, वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस एक्स, और नीचे में है 3 माइनस 2x का स्क्वायर। तो 3 माइनस 2x को ऊपर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बन गया 2 प्लस एक्स और 3 माइनस 2x का स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स में तो कोई पावर नहीं है, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 3 माइनस 2x टू दी पावर -2 है, पर नियम क्या है मेरा, लेफ्ट और राइट वाला टेक्निक है मेरा। तो यहाँ पर ये लोग 3 को कॉमन ले लिया ताकि लेफ्ट में 1 आ जाए। 1 आने से क्या कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, और कोई बात नहीं है। जैसे ऊपर में भी क्या था, 1 था तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ भी 3 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2x बाई 3 आया, होल टू दी पावर -2। तो 3 टू दी पावर -2 को हमने अलग कर दिया, बचा 1 माइनस 2x बाई 3 टू दी पावर -2। अब इसको एक्सपैंड करेंगे जैसे हम लोग सीखे हैं, 1 टू दी पावर -2 दैट इज 1, फिर NC1 लेफ्ट वाला टू दी पावर n-1, राइट वाला टू दी पावर n, फिर NC2। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे, पूरा एक्सपैंड करके सॉल्व करके फाइनली आई विल गेट दिस आंसर। ठीक है, ये लोग अपना फॉर्मूला में लगाया 1 प्लस nx। अगर ये याद कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर ये याद कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई एलर्जी नहीं है इससे। मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि अगर याद नहीं हो तो हम लोग अपने पुराने टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n अगर होता है तो 1 प्लस nx प्लस n-1/2 एक्स स्क्वायर, फिर n-1 n-2 बाई 6x क्यूब, ऐसे चलते जाएगा। अगर ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट। नहीं याद कर सके तो अपना जो कॉम्बिनेशन वाला टेक्निक है उससे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखो ये लोग वही किया, लोग रटा हुआ था 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स क्या है मेरा ये n इंटू एक्स, फिर n-1/2 टू दी पावर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इन लोग को याद था तो फटाफट कर दिया। हम लोग को कॉम्बिनेशन करेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, 2-3 मिनट ज्यादा, 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, पर अगर नहीं याद है तो एटलीस्ट कर तो पाएंगे ना। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट को फॉर्मूला याद नहीं होता, वो छोड़ के आ जाता है। छोड़ने से अच्छा है, ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लगेगा, एटलीस्ट वी विल डू द सम। ठीक है, तो नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स वाला सम भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, नथिंग न्यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। अब थोड़ा सम्स प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे क्लियरिटी आते जाएगा। तो मोस्टली मैंने ये डिस्कस कर दिया कितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं हमारा बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट मिलते हैं किसी न्यू चैप्टर में। थैंक यू सो मच।